नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंद कैम्प का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिपकट की कुछ आगे की जानकारी देंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कैसे सिपकट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही में कैसे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, कैसे शेप्स बनाते हैं। अब उन शेप्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उनको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और कैसे हम अलग अलग शेप्स को नेस्टिंग कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास होता है आप ऑटोकैड या कोरल ड्रॉ किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके उस पर नेस्टिंग कर लो, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप नेस्टिंग जल्दी करना चाहते हैं, तुरंत उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर आपको नेस्टिंग में से कोई एक स्पेसिफिक शेप में चेंजेस करने हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम फिर से आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और हमने ओपन कर लिया सिपकट सॉफ्टवेयर। हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि ये जो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, टैब्स दिख रहे हैं, इस टैब में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें हम इनके थ्रू कर सकते हैं। साथ ही में हमने ये भी जाना पहले कि कैसे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कोई शेप बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। अब हम आगे की जानकारी ले लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसके होम टैब पे आ गए हैं। अब होम टैब पे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, हम इन कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे। जो इसकी बेसिक जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले इसमें कोई नेस्टिंग इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर कोई नेस्टिंग कर लेते हैं फाइल्स इंपोर्ट करके। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, फाइल पे क्लिक करके हम नेस्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पार्ट्स, इससे कुछ पार्ट्स हम इस पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे पार्ट्स दिख जाते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे अभी सारे हमने कुछ क्वांटिटी नहीं डाली है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं। सपोज मुझे 10 पीस चाहिए, ये 15 पीस चाहिए, ये 20 पीस चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑल पार्ट्स इन लाइब्रेरी। ऑल पार्ट्स इन लाइब्रेरी का मतलब मेरे यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं लेफ्ट पोर्शन पे जो आपको दिख रहा होगा, फिलहाल 3 पार्ट्स हैं, तो ये तीनों पार्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर जो ये आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, अगर मैंने चेक बॉक्स पे सेलेक्ट किया होता तो ये सेलेक्टेड पार्ट्स, मैं फिलहाल एक बार चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। 3 में से 2 में मैंने चेक बॉक्स पे टिक कर दिया, मुझे दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि सिलेक्टेड पार्ट्स। अगर मैं सेलेक्टेड पार्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करता हूँ तो इन 3 में से जो 2 पार्ट्स मैंने सेलेक्ट करा है सिर्फ उतनी ही नेस्टिंग होगी। बट अगर मैं ऑल पार्ट्स इन लाइब्रेरी पे सेलेक्ट करता हूँ तो लाइब्रेरी में जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो सिलेक्टेड हो या अनसेलेक्टेड हो, उन सभी की नेस्टिंग हो जाएगी। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें आता है स्टैंडर्ड प्लेट्स। स्टैंडर्ड प्लेट्स में ये सॉफ्टवेयर कुछ प्लेट्स के ऑप्शन देता है जो आपने अब तक यूज़ करे होंगे, उनमें से भी ये कुछ हो सकता है। 1 मीटर बाय 2 मीटर, 1200 बाय 2400 mm, 1220 बाय 2440 mm या 1.5 मीटर बाय 3 मीटर। ये कुछ कॉमन प्लेट के साइजेस हैं जो आपको देता है। बट अगर आपके पास अलग साइज़ की प्लेट है, वो आप इसमें फीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। जैसे आपकी प्लेट का लेंथ मान लेते हैं 800 mm है और उसकी विड्थ 300 mm है, तो आप यहाँ पे भी फीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेट मटेरियल और थिकनेस। ये हम अपने रेफरेंस के लिए इसमें फीड कर सकते हैं, बाकी इसका नेस्टिंग पे कुछ खास प्रभाव पड़ता नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं राइट पोर्शन पे। तो इसमें हमें दिख रहा है पार्ट गैप। अब पार्ट गैप क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी फिगर्स हैं उसमें 2 पार्ट्स के बीच में जो उसके चारों साइड का एरिया है, उनके बीच में कितना गैप हमें रखना है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3 mm कर देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ, तो मैंने डिफाइन कर दिया है कि 3 mm का मुझे गैप पार्ट टू पार्ट रखना है। इसके बाद आता है प्लेट मार्जिन। अब प्लेट मार्जिन क्या होता है? प्लेट मार्जिन हो गया कि जो हमारी प्लेट है, जो हमारी शीट है, जो कि मैंने अभी 800 बाई 300 mm इनपुट किया हुआ है, तो चारों तरफ से उसका मार्जिन क्या होगा। सपोज मैं प्लेट मार्जिन कर लेता हूँ 20 mm। तो अब इस 20 mm का क्या मतलब हुआ? 20 mm का मतलब हुआ जो मेरी नेस्टिंग होगी उस प्लेट के चारों तरफ 20 mm का एरिया छोड़ के जो साइज बचेगा, यानी कि 800 बाई 300 का, अगर मैं चारों तरफ से 20 mm घटा देता हूँ तो ये हो गया 760 बाई 260 mm में, उतने एरिया में नेस्टिंग करेगा। इसके बाद प्लेट स्ट्रेटजी का जो हमें टैब दिख रहा है, इसमें हमें कुछ स्ट्रेटजीज मिलती हैं, इसको कैसे नेस्ट करना है। तो स्मार्ट चॉइस का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट चॉइस पे जब हम टिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट डायरेक्शन दिखाता है, क्या सेलेक्ट करना है, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, मतलब किस डायरेक्शन में नेस्टिंग करनी है। अगर हम स्मार्ट चॉइस को अनटिक कर देते हैं तो बेसिकली ये एरे की स्ट्रेटजी में करता है। और रोटेशन एंगल की, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो कितना एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। स्मार्ट चॉइस में आपको ये सब फीड नहीं करना पड़ता, ये अपने बेस्ट रिजल्ट के हिसाब से उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके बाद ऑटो ऑप्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। ऑटो ऑप्ट टाइम्स मतलब
ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ करेगा ये कितनी अलग अलग रिजल्ट्स को। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये 10 रिजल्ट को ऑप्टिमाइज़ करके बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। अगर मैं 1 करता हूँ तो एक ही रिजल्ट को ऑप्टिमाइज़ करके आपको रिजल्ट देगा। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा, जो नेस्टिंग का रिजल्ट है उतना बढ़िया तो आएगा, बट नेस्टिंग में टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। सपोज मैं फ़िलहाल इसको 3 बार कर देता हूँ। इसके बाद जो चीज़ें हैं हमें जिसमें चेंजेस कुछ करने पड़ते हैं, इसके बाद आते हैं सबसे नीचे ऑटो कोएज। कोएज क्या होता है? बेसिकली आपके पास 2 शेप हैं, जिसमें से मान लेते हैं आपके पास कोई शेप है 1000 बाई 200 mm का कोई शेप है। अगर आप उसको वर्टिकली अलाइन करते हैं, वर्टिकली रखते हैं, तो 1000 में से हो सकता है 600 mm का जो एरिया है वो एक कॉमन लाइन बन रही है। यानी जब आप दोनों को सटाते हो तो वो 2 लाइन आपको अलग अलग ना दिखे, एक ही लाइन दिखे। तो कोएज का मतलब क्या होता है? जो भी कॉमन लाइंस होती हैं, जो सटाने पे एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती हैं, तो मशीन 2 बार लाइन काटने के बदले उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कोएज करके हम ये कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कि कुछ कॉमन को आपस में सटाना, बट छोटे शेप पे हम प्रेफर करते हैं कि कोएज का कमांड ना लगाएं, क्योंकि हिलने के चांसेस होते हैं। तो ये ऑप्शनल चीज़ है, बट ये टाइम सेविंग के लिए बहुत काम में आता है। इसके बाद आता है इनेबल ऑटो कोएज। जब हम इस पर टिक करेंगे तो इनेबल होगा, अगर अनटिक कर देंगे तो इनेबल नहीं होगा। कोएज ऑल यानी कि जितने भी शेप हैं सारे आपस में कोएज हो जाएं। इसके बाद है मैक्सिमम कोएज, मिनिमम कोएज लेंथ। तो बेसिकली जो कॉमन लेंथ की लाइंस होंगी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना मिनिमम लेंथ हो तो ये कोएज करे। सपोज मैं इसको 200 mm कर देता हूँ, तो इस 200 mm का मतलब है कि 200 mm से छोटी अगर कोई 2 लाइन कॉमन हो रही होगी तो इसको कोएज नहीं करेगा। 200 mm या इससे ऊपर की अगर कोई लाइन कॉमन मिलेगी तो ये सिर्फ उसी को कोएज करेगा। अच्छा, अब कोएज ऑल का मतलब होता है कि जितने भी अगर लाइन में आपके 10 या 15 शेप्स हैं, सारे आपस में कॉमन लाइंस अगर कुछ आ रही होंगी तो सारी आपस में सट जाएंगी, सारी कोएज हो जाएंगी। बट ये मैक्स कोएज नंबर का जो कमांड हमें नीचे दिखता है, ये अगर एक लाइन में सपोज आपके 10 पार्ट्स हैं जो कि सेम फिगर है, तो वो अगर कोएज ऑल कर देता हूँ तो वो 10 के 10 आपस में चिपक जाएंगी, वो सभी की जो लाइन्स है वो कॉमन हो जाएंगी। बट यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ मिनिमम मैक्सिमम कोएज नंबर, इसको मैं अगर वैल्यू 3 कर देता हूँ तो 10 के बदले पहले 3 आपस में कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद एक पार्ट के बीच में गैप बनेगा, जो भी पार्ट गैप मैंने ऊपर फिल किया हुआ है जो कि 3 mm है। 3 mm के बाद फिर से 3 पार्ट्स आपस में कॉमन एक शेप बनाएंगी, उसके बाद फिर 3 mm का गैप आएगा। तो ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद आता है हमें गैप लेंथ कि अगर आप इनके बीच में कोई गैप रखना चाहते हैं, कोएज में आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप इनको पूरा सटा दें, या तो आपकी मशीन में अगर किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस है, कटिंग में एरर आ रहा है, पार्ट का साइज छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो आप इनके बीच का गैप, इनके बीच में गैप भी मेंटेन कर सकते हैं। मशीन सिंगल लाइन चलेगी, बट इन दोनों के बीच जैसे सपोज आपके 2 लेंथ है, इन दोनों लेंथ के बीच मैंने यहाँ पे 0.1 mm या 0.2 mm का एक गैप लेंथ दे दिया है। तो दोनों पार्ट के बीच में 0.2 mm का गैप होगा, बट इन दोनों लाइन्स के सेंटर में मशीन चलेगी। तो ये हो गया हमारा बेसिकली नेक्स्ट में जो हमें ऑप्शन मिलता है। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, तो ये जो प्लेट है, ये आउटर ये वाइट लाइन जो दिख रही होगी, हमारा प्लेट का साइज हो गया 20 mm, जो कि मैंने मार्जिन दिया है, ये वो मार्जिन हो गया ये। और इन सभी पार्ट के बीच में 3-3 mm का गैप है सभी डायरेक्शन से। तो ये हमारी एक बेसिकली इस टाइप से हम नेस्टिंग कर सकते हैं। अब नेस्टिंग आप ये मैंने बहुत ही छोटे प्लेट की नेस्टिंग करी है, आप बड़े प्लेट की नेस्टिंग भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मैंने आपको नेस्टिंग का एक तरीका बता दिया है, वो आप किस तरीके से नेस्टिंग करते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिख जाते हैं नेस्टिंग के, यहाँ पे प्लेट दिख जाता है कि किस साइज़ की कितनी प्लेट्स यूज़ हुई हैं, यहाँ पे आपको पार्ट्स दिख जाते हैं, आप इनको बेसिकली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मेरे पास कोई नेस्टिंग है, मैं उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करके import dxf फाइल करूँगा। मेरे पास नेस्टिंग की कुछ फाइल्स हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक नेस्टिंग की फाइल ओपन कर ली है। तो अब मैं इसके कुछ आउटर लाइंस हैं, एक्स्ट्रा शेप है, वो मुझे डिलीट करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये मेरी एक नेस्टिंग हो गई है। तो अब मेरे पास इस पेज पे बहुत सारे शेप्स हैं, तो ये अलग अलग शेप्स हैं। मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ इन शेप्स में। बट
सपोज़ मेरे पास इसमें 5 प्रकार की फ़ाइल्स हैं, 5 अलग अलग प्रकार की फ़ाइल हैं, कोई किसी की क्वांटिटी 100 है, किसी की क्वांटिटी 50 है, मुझे एक फ़ाइल में चेंज करना है, एक तरह की फ़ाइल में चेंज करना है। सपोज़ एक तरह की कोई फ़ाइल है जिसकी 150 पीस हैं, उसमें मुझे सिर्फ एक होल का साइज़ छोटा बड़ा करना है, कोई एक शेप चेंज करनी है, तो वो या तो मैं सभी को चेंज करूँ या तो मैं नेस्टिंग दोबारा करूँ, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया है। तो इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करूं और सारे चेंज हो जाएं। तो ये ऑप्शन भी हैं, इन ऑप्शंस को हम आगे जानेंगे अभी। तो अब हम होम टैब्स के कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे हमें सबसे पहला मिलता है सेलेक्ट ऑल, मतलब जितनी भी फिगर्स होंगी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है इन्वर्ट सेलेक्शन। इन्वर्ट सेलेक्शन का मतलब जैसे मैंने मैनुअली कुछ फाइल सेलेक्ट कर ली हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट करे हैं वो डिसेलेक्ट होके जो मैंने अब तक सेलेक्ट नहीं करे हैं वो सारी फाइल सेलेक्ट हो जाए। तो अब मैं इन्वर्ट सेलेक्शन पे क्लिक करूँगा, यानी मैंने जितनी फाइल्स पहले सेलेक्ट किए हुए थे अब उनके अलावा, जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये एक फिगर है जिसमें मैंने पहले ये नीचे के कुछ टेक्स्ट और ये होल सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, बट मैंने इन्वर्ट सेलेक्शन कर दिया तो अब वो सारी शेप, वो सारी फिगर सेलेक्ट हो गई जो मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया था, और जितने सेलेक्ट पहले करे थे वो अनसेलेक्ट हो गए। तो इसको अगर मैं प्रूफ देखना चाहूँ तो वो किस तरह से होगा। सपोज़ मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, अब मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, इनका कलर मैं कर देता हूँ लेयर 5 में ले जाता हूँ, मजेंटा कलर कर देता हूँ, ये कलर हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन्वर्ट सेलेक्शन करना, तो इन्वर्ट सेलेक्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देखूँगा जितने भी फाइल्स का कलर उससे मैच नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये डॉट है, ये डॉट पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था तो अब ये भी सेलेक्ट हो गया जैसे मैंने इन्वर्ट सेलेक्शन का कमांड लगाया। इसके बाद मुझे आता है, मेरे पास कमांड आता है डीसेलेक्ट, यानी मैंने जो भी सिलेक्ट कर रखा है उसको मैं डीसेलेक्ट कर दूँ। नेक्स्ट कमांड मैं देख लेता हूँ क्या है। नेक्स्ट कमांड मुझे मिलता है क्वांटिटी मॉडिफाई का। क्वांटिटी मॉडिफाई मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बेसिकली इसको देखने के लिए हम करते हैं, ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसमें से वाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जितने भी फाइल्स है इसकी वाई में चेंजेस करने हैं, तो मैं इस y को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं करूंगा क्वांटिटी मॉडिफाई। यहाँ पे मुझे इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, किसी तरह का जॉइंट डालना है, सेल डालना है, कूलिंग पॉइंट डालना है, कुछ भी करना है, मैं वो चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसमें कोई कमांड अप्लाई नहीं कर रहा, मैं बेसिकली इसका ओनली कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे सिर्फ इसको अलग लेयर में चलाना है, सपोज मुझे इसकी मार्किंग करनी है या कटिंग करनी है तो मैं इसका सिर्फ कलर चेंज कर देता हूँ, लेयर चेंज कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया है। तो मैंने इसका कलर चेंज करा था ओनली, बट मैंने क्वांटिटी मॉडिफाई करा तो देख सकते हैं इससे सिमिलर जितने भी शेप थे, इस साइज़ के जितने भी वाई लिखे हुए थे और सेम जो डिज़ाइन बना हुआ था, मैं ऊपर भी देख सकता हूँ यहाँ पे वाई बना हुआ है, बट इसका जो साइज़ है वो अलग है। तो इस साइज़ के जितने भी वाई हैं आप ये देख सकते हैं सभी में इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि जो भी मैंने चेंजेस करे हैं वो चेंजेस इसमें हो गई हैं। इसके अलावा जैसे ये होल है, इसका मैं साइज़ चेक करता हूँ, ये 4.65 mm का होल है। अगर मैं इसको 8 mm का करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ पूरी शीट में जितने भी ये सिमिलर होल है 4.65 mm के, वो 8 mm का मतलब 4.65 mm के जितने भी सर्कल है वो 8 mm के सर्कल बन जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके सेम वही क्वांटिटी मॉडिफाई करूँगा। यहाँ से मुझे स्केल का ऑप्शन मिल जाता है, मैं यहाँ पे इसको 8 कर देता हूँ, सेंटर से रेफरेंस लेके मैंने ओके कर दिया। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ। मैं इसका कलर येलो कर दिया है, तो मैं देख सकता हूँ जितने भी इसके सर्कल थे वो सभी सेम साइज़ के थे, 4.65 mm के थे, वो सभी चेंज हो गए हैं। जो सर्कल अलग साइज़ के थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, बट जितने भी सर्कल 4.65 mm के थे वो सभी 8 mm के हो गए हैं। तो ये कमांड हमें जब नेस्टिंग का में कुछ चेंजेस करनी होती है तो ये बहुत काम आती हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इसके बाद है जो कमांड है बेसिकली, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अगर मुझे इसको मूव करना है मैं इसको सेलेक्ट करके नॉर्मली ड्रैग कर सकता हूं। जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, मैं इसको वापस से ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये ड्रैग करने से ये मतलब ये ड्रैग ही ना हो पाए, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है डिसेबल ड्रैग एंड कॉपी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके माउस से नॉर्मली ड्रैग करना चाहूँगा तो ये ड्रैग नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप प्रोग्राम सेट करके किसी ऑपरेटर के हाथ में, किसी नौसिखिए के हाथ में दे देते हैं मशीन, तो वो कुछ मैनुअली ट्राई करना चाहता है या फिर पोजीशन चेंज करना चाहता है कि ड्रैग करके, अगर उसको कुछ कटिंग में दिक्कत आती है, कुछ ड्राइंग में वो
कुछ एक आध पार्ट निकाल के काटना चाहता है, तो वो जब ड्रैग करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक शेप के अंदर बहुत सारे शेप हैं। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं येलो कलर की लाइन सेलेक्ट नहीं हुई, यानी कि जो शेप है पूरा शेप सेलेक्ट नहीं हुआ, ये ग्रुप नहीं है एक, तो कुछ फिगर्स छूट जाती हैं। तो अगर आप इन दिक्कतों को फेस नहीं करना चाहते तो आप ये डिसेबल ड्रैग को एक्टिवेट करके रखें। जब आपको चेंज करना हो उस कंडीशन में इसको आप अनटिक करें, अदरवाइज इसको डिसेबल करके रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद सपोज मैं कुछ स्पेसिफाइड फिगर्स ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास आता है सेलेक्ट अनक्लोज कर्व। जैसे कि मुझे कटिंग करनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कुछ ऐसे कर्व तो नहीं है जो क्लोज ना हो, यानी कि ओपन फेस, मतलब ओपन कोई कर्व हो, ताकि मैं कटिंग करूँ तो वो प्रॉपर कट ना पाए। अगर कोई शेप ओपन होगा तो वो प्रॉपर कट के गिर नहीं पाएगा, अगर वो क्लोज होगा तभी वो कट के नीचे गिरेगा, अदरवाइज वो नहीं गिरेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मशीन इसमें जो नेस्टिंग है इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट अनक्लोज कर्व कर देता हूँ। अब मैं अपनी नेस्टिंग के रिजल्ट देख लूँगा। अगर कोई भी कर्व अनक्लोज्ड होगा यानी कि ओपन होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि मुझे कोई भी कर्व यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बट मैं एक इसमें चेंजेस करता हूँ। जो मेरा आर है, बेसिकली इस आर को, जैसे जो कुछ कमांड हमने पिछले वीडियोस में देखी थी, मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, एक्सप्लोड ग्राफिक कर देता हूँ। मैं सारे कमांड्स, सारी लाइंस अलग अलग हो गई, मैं इसकी एक लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो अब एक मैंने ओपन फिगर बना दिया है। इसके बाद मैं ये कमांड इसमें लगाता हूँ, सेलेक्ट अनक्लोज कर्व। तो अब मैं अगर अपनी पूरी शेप को देखता हूँ तो ये देख सकते हैं एक सेलेक्ट हो रखी है फिगर, जो कि मैंने अभी इसको ओपन छोड़ दिया था, तो ये एक ओपन फिगर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें सिर्फ एक सिंगल कमांड लगाते हैं, जितने भी अनक्लोज फिगर थे वो मेरे सामने आ गए। इसके बाद आता है सेलेक्ट सिमिलर कर्व। सिमिलर कर्व का मतलब क्या हुआ, यानी कि सपोज मैं इस आर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जितने भी इसमें इस पेज में इससे सिमिलर कोई डिज़ाइन बना होगा, सिमिलर कोई भी शेप होगी, वो सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने इस आर को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट सिमिलर कर्व। तो देख सकते हैं जितने भी सिमिलर फिगर बने हुए थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसका लेयर चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, इसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। बट अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो बेटर होगा कि मैं इसको सेलेक्ट करके क्वांटिटी मॉडिफाई करूँ। अगर मुझे उसका ओनली लेयर चेंज करना है या कुछ छोटी मोटी चेंजेस करनी है तो वो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है, जब हम सेलेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है सेलेक्ट सिमिलर कर्व डिस्टिंग्विश एंगल। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर कर्व तो सेलेक्ट होंगे, बट अगर एंगल में कोई डिफरेंस होगा, मतलब अगर सेम एंगल में आपकी फाइल, आपका फिगर नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो भी आपने सिमिलर सिलेक्शन के लिए आपने जो कर्व उठाया है, जो एग्जैक्ट सेम एंगल, सेम साइज, सेम डायरेक्शन में होगा, सिर्फ वही फाइल सेलेक्टेड होंगी। बट अगर आप नॉर्मली आप सेलेक्ट सिमिलर कमांड यूज़ करते हैं तो चाहे उसका एंगल चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, बट अगर आपका शेप और साइज सिमिलर है तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन हमें मिलता है सेलेक्ट ऑल आउटर मोल्ड। बेसिकली जो आउटर फिगर ये डिफाइन करेगी मशीन, या फिर हम इस सॉफ्टवेयर को जो आउटर फिगर डिफाइन करेंगे ये सिर्फ उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं ऑल आउटर मोल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बाहर एक रेक्टेंगल बनाया है, सेलेक्ट ऑल आउटर मोल्ड, तो ये इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेगा। बट सेम सिमिलर मैं अगर सेलेक्ट ऑल इनर मोल्ड करता हूँ तो जितने भी इनर पार्ट्स हैं, इनर में जितने भी शेप्स हैं, ये सभी उन शेप्स को सेलेक्ट कर लेता है। फिर जब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है, तो सेलेक्ट ऑल ग्राफिक्स स्मॉलर देन, यानी जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें साइज डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज मैं 10 mm फीड कर देता हूँ, 10 mm से छोटे जितने भी ग्राफिक है मैं उनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ ये जितने भी सर्कल हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट है जो 10 mm से छोटा है, जो कि मैंने स्पेसिफाई करा है साइज़, वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। 10 mm या उससे बड़ा एक भी फिगर सेलेक्ट नहीं हुआ है, उस 10 mm से छोटे सारे फिगर सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सेलेक्ट लेयर। इसमें मैं अलग अलग लेयर्स की फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे अगर लेयर 5 की फाइल सेलेक्ट करनी है तो लेयर 5 की फाइल सेलेक्ट हो गई, लेयर
1 की, लेयर 2 की, जो भी फाइल मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे एक एक फाइल को टिक करके क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेलेक्ट कर्व टाइप। सेलेक्ट कर्व टाइप में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मुझे सेलेक्ट ऑल पॉलीलाइन, तो जितने भी पॉलीलाइंस है जो कि आर्क और लाइन का कॉम्बिनेशन होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल सर्कल, तो जितने भी सर्कल्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे मिलता है सेलेक्ट कर्व टाइप में सेलेक्ट ऑल बिजायर, कि जितने भी रैंडम शेप्स होंगे वो सारे इसके थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई एक फिक्स्ड शेप सेलेक्ट नहीं होगा, जैसे कोई स्लॉट, कोई रेक्टेंगल, कोई आउटर पॉलीलाइन, ये सब सेलेक्ट नहीं होंगे। कोई रैंडम शेप्स आप इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। कि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ व्यू का ऑप्शन मिलता है। व्यू में बेसिकली जो हमें ऑप्शन मिलते हैं, शो बॉक्स फॉर अनक्लोज्ड कर्व, जितने भी अनक्लोज्ड कर्व होंगे उसके लिए एक बॉक्स बना देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स सा फिगर दिख रहा है, तो ये हमें दिख जाएगा कि ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से अनक्लोज्ड है, यहाँ से अनक्लोज्ड है। तो ये बेसिकली हमने इसको एक्सप्लोर करा था, इसकी सारी लाइंस हमने एक्सप्लोर कर दी थी। तो जहाँ जहाँ से ये ओपन होगा वहाँ वहाँ एक बॉक्स बन जाएगा। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, ये बॉक्स ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको आप बेसिकली इसका पूरा लेयर चेंज कर दें, आपको अनक्लोज्ड कवर, अनक्लोज्ड कोई देखना है शेप, तो आप डायरेक्ट वहाँ सेलेक्ट ना करके व्यू में जाके शो अनक्लोज्ड कर्व एज रेड कर दें, तो आपको बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें सबसे अलग वो रेड शेप में दिख रहा है। तो आपको ईजी होता है ट्रेस करना कि कहाँ कोई अनक्लोज्ड शेप, ओपन शेप कहाँ इसमें इस ड्राइंग में है। इसके बाद आता है इंडेक्स। तो अब इस इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली बहुत ही थोड़ा टिपिकल चीज़ है। इसमें अगर आप डिटेल में जाते हैं, बेसिकली जब आप ये कमांड एक्टिवेट करेंगे तो ये एक सभी शेप पे एक नंबरिंग कर देगा, जिससे कि आप डिफाइन कर पाए, जो कि डिफाइन करने के लिए इजी हो पाएगा कि कौन सा शेप कट चुका है या नहीं कट चुका है। इसके नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है देखने का कि ये व्यू में जब हम जाते हैं पाथ स्टार्ट और शो पाथ। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट कलर में आपको एक डॉट दिख रहा होगा। तो अगर मैं शो पाथ स्टार्ट को अनटिक कर देता हूँ तो ये डॉट दिखना बंद हो जाता है, यानी कि जो मशीन कटिंग करना स्टार्ट करेगी, जो इसका कटिंग पाथ स्टार्ट होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं, ये अपवर्ड जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन हो गया कि मशीन इस डायरेक्शन में कटिंग करने वाली है। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ आप देख सकते हैं एरो गायब हो जाएंगे। बेसिकली ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मशीन किस डायरेक्शन में कटिंग करेगा। नेक्स्ट मैं व्यू पे जाके शो मूव पाथ पे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा एक पाथ क्रिएट हो गया। आपको बहुत सारे एरोज दिख रहे होंगे कि ये आपको डिफाइन करता है कि मशीन जहाँ से कटना स्टार्ट हुई है उसके बाद किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे कटिंग उसने करी है, मतलब पहले क्या काटा, उसके बाद कहाँ गई, उसके बाद कहाँ गई। बेसिकली पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में मशीन मूवमेंट करेगी। बट बड़े फिगर्स में कम ड्राइंग्स हो तो उसमें थोड़ा इजी होता है देखना, बट छोटे फिगर्स जब आपको बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं छोटी छोटी, तो उसमें इसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं फ़िलहाल इसको अनटिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है सेंटर। जब मैं सेंटर करूँगा तो बेसिकली जो भी ड्राइंग होगी पेज पे कहीं भी होगी वो आपके वर्क एरिया के सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्केल और ट्रांसफॉर्म हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमें लीड का। लीड बेसिकली क्या होता है कि जब मुझे कोई फिगर कटिंग करनी है, मैं एक काम करता हूँ, इनेस्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर भी एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल भी बना लिया है जो कि इसके अंदर है। मुझे इन दोनों को सेंटर में करना है। मैं ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अलाइन सेंटर कर सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है अलाइन सेंटर का। ये मैंने अलाइन सेंटर कर लिया है। अब लीड बेसिकली क्या होता है, जो इसका कटिंग पॉइंट होगा वहाँ मशीन जो कटिंग करेगी वो ग्राफ से कुछ एक्स्ट्रा कटिंग करेगी, मतलब स्टार्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा पीछे से लेगी ताकि कटिंग रिजल्ट है वो बढ़िया आए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। पहले मुझे डिस्टिंग्विश इनर एंड आउटर मोल्ड खुद डिफाइन कर लेगा, इनर मोल्ड कौन सा, आउटर मोल्ड कौन सा। उसके बाद मैं लीड देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, इस पर मुझे लीड की लेंथ वगैरह ओके करना है। मुझे लाइन लीड टाइप मिल जाता है कि मुझे ओनली लाइन करना है या आर्क के फॉर्म में करना है लीड, या लाइन प्लस आर्क का कॉम्बिनेशन करना है। अगर मैं लाइन करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ मुझे इस टाइप से ये लाइन दिख रहा है। और यहाँ पे इस टाइप से अगर ये
मशीन ने इसको सॉफ्टवेयर ने इसको ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया कि ये आउटर मोल्ड है, यानी कि इसका ये शेप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मशीन बाहर से कटना स्टार्ट करेगी और यहाँ से हमारा फिगर कटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो सर्कल है ये अंदर से कटता हुआ आएगा और ये हमें एक प्रॉपर सर्कल कट के मिलेगा। वही अगर मैं इस लीड को लाइन के बदले अगर मैं आर्क कर देता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, इसको ओके करते हैं, ये एक आर्क बन गया। बेसिकली मशीन राउंड फिगर में कटिंग करना स्टार्ट करेगी और उसके बाद ही मेरा कमांड एक्टिवेट होगा। बट अगर मैं लाइन प्लस आर्क दोनों ही लगा देता हूँ तो मशीन पहले लाइन काटेगी, उसके बाद आर्क शेप में काटेगी, काटते हुए अपना कटिंग स्टार्ट करेगी। अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर में जाके मैं क्लियर लीड कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, सपोज जैसे मैंने ये लीड डाल दिया है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ ये इनर के बदले आउटर हो जाए तो मैं इस आउटर पे क्लिक कर दूंगा। मैं अगर इसका उल्टा चाहता हूँ तो मैं इसके इनर पे क्लिक कर दूंगा। अब सपोज मेरे पास बहुत सारे शेप है, मैं इस पर लीड डाल रहा हूँ, ये एक मेरा इनर है एक आउटर है, बट मैं इसका उल्टा चाहता हूँ कि ये लीड अंदर हो जाए और ये लीड बाहर हो जाए, तो मैं सीधा रिवर्स पे क्लिक कर दूंगा इस पर। के बाद अगर मैं ये जो लीडिंग मैं देख सकता हूँ यहाँ से लीड पोजीशन है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लीड पोजीशन पे क्लिक करूँगा। मैं मैनुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लीड देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मशीन यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगी, ना कि यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। आगे की जानकारी आपको हम अगले पार्ट में देंगे। तो इस वीडियो में हमने कैसे पार्ट्स को सेलेक्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, कैसे नेस्टिंग करें, ये सब कुछ जाना। तो आगे की जानकारी के लिए आप आगे आने वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पे, किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू वो भी बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अहम जानकारियाँ दी हैं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर से आप नेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे उन छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर बैठ के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। साथ ही अगर आपको पूरी नेस्टिंग में कोई छोटा मोटा चेंज करना है तो आप रनिंग मशीन के बीच में आप चेंजेस कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी पोर्शन के बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।